नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। एक बार फिर से लोकसभा चुनावों के बीच पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की चर्चा होने लगी है। ममता बनर्जी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, लेकिन ये सुर्खियों में क्यों आई है और चुनावों के बीच ममता जो लगातार बयानबाजी कर रही है इंडिया गठबंधन को लेकर, साथ आने को लेकर या पीछे हटने को लेकर, जो भी लगातार चीजें चल रही हैं उस पर आज हम बात करेंगे। और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के लिए कितनी फायदेमंद साबित होंगी अगर उनके साथ देती हैं, तो अगर साथ नहीं देती है तो कितना नुकसान होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई है वो कितनी जबरदस्त हो रही है, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, सबसे पहले बातचीत करते हैं ममता बनर्जी की, फिर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, 5वें चरण के चुनाव की बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी लगातार सुर्खियों में आ गई हैं दोबारा से। आखिर ऐसा क्या होने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद? क्योंकि अभी तो जो चल रहा है वो लगातार इलेक्शन तक तो हमें इंतजार ही करना है, लेकिन जब नतीजे आएंगे उसके बाद क्या उलटफेर होने है, इस पर क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद नरेश जी। ममता बनर्जी की इस बार चर्चा बुधवार से शुरू हुई। बुधवार को उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जी। बुधवार को उन्होंने कहा कि वो जो है इंडिया ब्लॉक को बाहर से अपना जो है समर्थन देंगी जी। तो उसी के बाद चर्चा शुरू हुई। उसके दूसरे दिन जो है थर्सडे को अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वेस्ट बंगाल से बहरामपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं और वहाँ के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने बयान दिया कि ममता बनर्जी जिस तरह से स्टेटमेंट दे रही हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, इस तरह की उन्होंने बात कही। और उन्होंने कहा कि एक तरह से जो है वो बीजेपी को समर्थन कर रही हैं, इस तरह की उन्होंने बात की। चूँकि वो ममता से हमेशा नाराज रहते हैं और शायद वही एक नेता थे जिनकी वजह से जो है इंडिया ब्लॉक के अंदर जो है अंतर्गत जो है ममता बनर्जी की टीएमसी जो है उनके साथ शामिल नहीं हो पाई। सीट बंटवारे की बात नहीं हो पाई क्योंकि वो लगातार ज़्यादा सीट क्लेम कर रहे थे। चूंकि वो सबसे बड़े नेता हैं वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के, तो कांग्रेस के बड़े नेता होने के नाते उनका एक जो से है वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर थे वो। और उन्होंने देखा कि ममता बनर्जी अगर इस तरह से उनकी मनमानी चलेगी तो कांग्रेस का नुकसान हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो न्याय यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, ये मणिपुर से जो शुरू हुई थी, वो आते आते वेस्ट बंगाल तक ये मामला नहीं सुलझ पाया कि उनके साथ में ममता बनर्जी मंच साझा शामिल हो पाए। तो इन सब चीज़ों के बीच में ममता और यूँ कहिए कि कांग्रेस के बीच में तलखी बनी रही। तो ऐसे में तो सर ममता बनर्जी वर्सेस अगर कांग्रेस आपस में एक दूसरे के लिए लगातार बयानबाजी जो उनके बीच में हो रही है, तो वोट भी कहीं ना कहीं बट रहा है, तो कहीं बीजेपी को तो सीधे फायदा हो ही रहा होगा सर। देखिए, उसमें फायदा इस तरह से हो सकता है, उसमें एक स्ट्रैटेजी है। बीजेपी यही स्ट्रैटेजी थी इंडिया ब्लॉक की कि सभी जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं वो एक जगह रहें जी। तो उस तरीके से, और होना भी यही चाहिए था। अगर सब लोग बीजेपी के विरुद्ध लड़ रहे हैं तो उनके आपस में एक तरह से पहले एकता होनी चाहिए थी, उसके बाद ही वो लड़ते तो बेहतर ढंग से चैलेंज कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, उसके बाद जो आपने अभी पूछा था कि बयानों की चर्चा, तो उसके बाद जब अधीर रंजन चौधरी ने उनके ममता की निष्ठा के ऊपर क्वेश्चन लगाया इंडिया ब्लॉक को लेकर, तो उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हो गए, जो सीपीएम जो कि कांग्रेस को एक तरह से सपोर्ट कर रही है, वहाँ पर दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। तो उन लोगों ने भी इनके जो है, क्योंकि आप जानते हैं ममता बनर्जी का इतिहास आप देखें तो 1999 की जो गवर्नमेंट थी वाजपेयी सरकार, उसमें रेलवे मिनिस्टर थी वो, और उन्होंने लगातार उस मंत्रालय में जो है उस कैबिनेट में बनी रही। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि एनडीए के साथ उनकी समीपता नहीं है, एनडीए के साथ में वो जा चुकी हैं। और इस बार का अगर समीकरण बदल रहा है तो वो नहीं जाएंगी। राजनीति में ऐसा कहा नहीं जा सकता। जब अखिलेश और मायावती साथ आ सकते हैं तो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ ममता बनर्जी पहले से भी साथ में रही हो तो जा सकती है, तो राजनीति है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसको ममता बनर्जी ने फिर दोबारा जो है उस बयान को उन्होंने अपने जो है एक तरह से रिट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक के साथ में है, वो लोग मिलके जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी किया, स्टेट में वेस्ट बंगाल में जो है कांग्रेस जो है और लेफ्ट दोनों एक तरह से जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो लोग उनको पूरी तरह से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो है, आपस में जो लड़ाई है, तलखी है, वो वेस्ट बंगाल में तो बनी हुई है। लेकिन वेस्ट बंगाल में बने होने का एक और भी कारण है। मैं आपको बताऊं कि 3 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल और बिहार, जो कि 3 स्विंग स्टेट हैं। इनका स्विंग होने का मतलब ये जिधर की तरफ जाएंगे उधर की तरफ जो है वो प्रभावी होगा, वो ब्लॉक प्रभावी होगा। बीजेपी के खिलाफ भी जाते हैं तो भी ये लोग प्रभावी होंगे, और बीजेपी के फेवर में जाते हैं तो जो अपोजिशन अलायंस है उसको बहुत जबरदस्त झटका लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि
जो महाराष्ट्र में जिस तरह से लड़ाई हो रही है उसी तरह से वेस्ट बंगाल में शायद वही कारण था कि ममता बनर्जी ने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी, अपने वोट बैंक को बचा के रखेंगी और अपने को स्ट्रेंथन करेंगी। और उनकी स्ट्रेटेजी है कि उनका जो बाकी वोट बैंक है, जैसे अगर माइनॉरिटी वोट बैंक 30% वहाँ पर है तो उस पर उनका पूरा कब्जा है, उसे वो बंटने नहीं देना चाहती हैं। कांग्रेस चाह रही थी कि वो वोट बैंक एक साथ मिले, उनको भी कुछ ऐसी सीट्स पे समझौता हो जो लोग मिल के लड़ें, उनकी सीट्स को ये सब लोग मिलकर सपोर्ट करें, इनकी सीट को वो लोग सपोर्ट मिलकर करें। ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सर इसमें एक सवाल ये आता है कि जिस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, एक और तो उनका वोट परसेंटेज जो है हल्का सा प्रभावित तो होगा ही, वहीं पर बीजेपी का वोट परसेंटेज तो पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटेजी ये है कि ममता बनर्जी का मानना है कि 30% उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है उनके पास में, जो कि वहाँ पर मेजॉरिटी जो है मुस्लिम वोट बैंक है। उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी वोट बैंक है उसमें जो विभिन्न कास्ट और अलायंसेस शामिल हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें उनका मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही है और उस चंक में भी उनका एक वोटिंग परसेंटेज है, वोटर है उनका, जो वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कि ममता बनर्जी ने एक और नारा दे रखा है, बाहरी और भीतरी वाला, कि बीजेपी को वो बाहरी पार्टी कहती हैं। तो उनका कहना है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, उन लोगों को यहाँ घुसने मत दो, उनको जो है यहाँ पर जो है उनको इस टर्फ पे घुसने न दिया जाए। जबकि बीजेपी आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से अपनी बढ़त बनाई है वहाँ पर, आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में उनके पास मात्र 2 MP हुआ करते थे और तकरीबन 17-18% वोट था, जिसको वो लोग 2019 के चुनाव में बढ़ा कर ले गए तकरीबन 40% पे और 18 सीट पे कब्जा कर लिया। और जबकि आपकी वो देखेंगे कि ममता बनर्जी 22 सीट जीती, लेकिन उनके पास में वोटिंग परसेंटेज 43 पॉइंट समथिंग था। तो वोटर्स का जो वोटिंग का जो वोटर्स का जो वो टर्नआउट का परसेंटेज है उनके फेवर में नहीं है पूरी तरह से। 3% का 4% का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इस बार थोड़ी सी भी स्थिति बदलती है तो बीजेपी जिस तरह से क्लेम कर रही है कि हम लोग 35 सीट जीतेंगे, 30+ जीतेंगे, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस वजह से जो है इस वजह से वहाँ पर जो है आपस में बहुत एक तरह से देखा जाए तलखी बनी हुई है, संघर्ष जिस तरह से चल रहा है। आपने देखा संदेश खाली वाले मामले में, संदेश खाली जो बसीरहाट सीट के अंतर्गत आता है, वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हुआ, रिपोर्ट्स हुई। उसके बाद में जो है वहाँ का जो एक कंट्रोवर्शियल लीडर था जिसके खिलाफ वहाँ की सरकार को एक्शन लेना पड़ा, उसको बीजेपी ने दूसरे ढंग से मोल्ड कर दिया। ममता बनर्जी महिला नेता हैं, महिलाएं उनके साथ में पुरजोर तरीके से उनको समर्थन करती हैं, लेकिन बीजेपी ने उसको अलग से ट्विस्ट करने की कोशिश की कि महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिला के हितों का संरक्षण वो पूरी तरह से नहीं कर पा रही। इस तरह से उन्होंने अपनी तरफ घुमाने की कोशिश। मिलाकर सर पश्चिम बंगाल में मतलब जो अभी लड़ाई है वो बहुत जबरदस्त देखने को मिल सकती है। लेकिन सर वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अब उत्तर प्रदेश में जो अगला चुनाव है, आने वाला चुनाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं उसमें। तो 5वें चरण में क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश? देखिए 5वें चरण में जो लखनऊ जैसी महत्वपूर्ण सीट है जहाँ से वाजपेयी जी लगातार जीतते रहे, उसके बाद उनके जाने के बाद जो है राजनाथ सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर हैं। वहाँ का कॉम्बिनेशन दूसरे तरह, वो परंपरागत बीजेपी की सीट हो गई है, लेकिन वहाँ से वहाँ के लोकल लीडर हैं समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा वहाँ पर जो है MLA लगातार रहे हैं, वो जीतते रहे लखनऊ की एक सीट से। वो वहाँ के लोकल लीडर हैं। और राजनाथ सिंह जी की छवि दूसरी है, वो एक तरह से देखा जाए वाजपेयी जी के जाने के बाद में लगातार उस सीट पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुकाबला जबरदस्त है, कांग्रेस भी साथ में आ गई है, लेकिन वो चूंकि परंपरागत सीट है वो बीजेपी के साथ ही जाती हुई दिख रही है। लेकिन इसी चरण में आप देखेंगे अमेठी रायबरेली में भी चुनाव होना है, कैसरगंज में चुनाव होना है, बाराबंकी में चुनाव होना है। तो आसपास के जो रीजन है वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। तो ये फेज बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब रीजन में मैं आपको बताऊं ओबीसी कास्ट का जो है जबरदस्त रोल है। फॉरवर्ड कास्ट तो वहाँ पर कम है, 10 से 12% उन सब एरियाज में आता है। लेकिन आप देखेंगे कि ओबीसी चंक, उसमें नॉन यादव वोट बैंक बहुत जबरदस्त है। यादवों का 60% वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ में जाता है, लेकिन नॉन यादव वोट बैंक जिसमें कुर्मी जाति जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बहुत बड़े नेता थे बेनी वर्मा जो है समाजवादी पार्टी के साथ में, मुलायम सिंह के साथ में वो जब तक थे तो उनके साथ में लगे रहे, बाद में कांग्रेस में आ गए थे। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि गोंडा
जो पार्लियामेंट्री सीट है, गोंडा पार्लियामेंट्री सीट से उनकी जो ग्रैंड डॉटर हैं श्रेया वर्मा, वो लड़ रही है, और जिनको समर्थन देने के लिए सैटरडे को एक रोड शो हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी जो है डिम्पल यादव रोड शो कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ में उन लोगों का जो पुराना अलायंस था, जो पारिवारिक समझौता थी, वो अभी तक बरकरार है। कुर्मी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, राजभर वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, और दो चार जो जैसे आप मल्लाह वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण, छोटी छोटी जो जातियां हैं, ये सब मिल के जो है नान यादव वोट बैंक, मिलाकर अभी जाति समीकरण को साधने का काम चल रहा है वहाँ पर। हाँ, आप देखेंगे कि जो आने वाले मैं चौथे और पांचवें फेज जो आने वाले फेजेज हैं, उसमें मैं तो कहूँगा जो 41 सीट्स बची हुई हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में, 41 सीट्स में ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि इस समय उत्तर प्रदेश में आप लगातार कल ही 2 सभाएं थी उनकी, तो छत्री जो फॉरवर्ड कास्ट वोट बैंक जो छत्री और ब्राह्मीण वोट बैंक ईस्टर्न यूपी में प्रभावी है, लेकिन उसके साथ में जैसे मैं ईस्टर्न यूपी की कुछ एक सीट बलिया, गोरखपुर, इन सब की बात करूं, तो वहाँ पर ये कुर्मी, खोयरी, मल्लाह, ये सब जो छोटी छोटी जातियां हैं, सीटें हैं जो इन पर इंडिया अलायंस ज्यादा प्रभावी है कि एनडीए? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि वहाँ की जो 30 और जो 40 सीट्स हैं ना, इसमें से तकरीबन 25 से 30 सीट जो फ्लोटिंग हो जाती हैं। फ्लोटिंग इसलिए कि वो वहाँ पर जो मतदाताओं का मैं बात करूँ कि जो कि ईस्टर्न यूपी के 25 से 30 सीट होती हैं, तो वहाँ शुरू से मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर अगर आप असेंबली इलेक्शन की बात करें तो वो चंक तकरीबन असेंबली इलेक्शन में 100 सीट्स का होता है, जो जिधर फ्लोट कर जाता है उधर सरकार बन जाती है। आप 2007 से देखिए, 2007 में बसपा जब आई तो वहाँ के जो ईस्टर्न यूपी की 100 सीट डिसाइडिंग हो गई, वहाँ जो दलित और ब्राह्मण और छात्री सब फॉरवर्ड कास्ट मिला दलित के साथ में, तो वो सरकार बन गई उनकी। उसके बाद में यही 2017 के टाइम में हुआ था, जब अखिलेश के साथ में वो चंक आ गया तो सरकार बन गई, जो कि शिफ्ट हुआ 2022 में। 2022 में जो 2017 में जो है, 2017 नहीं, मैं कहूँगा 2012 में अखिलेश की सरकार बनी थी, 2012 से 17 तक रही, वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ में। वही वहाँ जो मेजर ईस्टर्न यूपी का शिफ्ट होता है, तो उसमें लोग कहते हैं, जो रिपोर्ट्स भी मानी जाती हैं, कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो कि डिसाइडिंग हो जाता है, उनके साथ में ये जो नॉन यादव जो ओबीसी वोट बैंक है, ये मिल जाता है जब, तो वो फ्लोट हो जाता है, वो तो एक मुश्त वो सब सीट जो है उस सरकार के पक्ष में या उस पार्टी के पक्ष में। बीजेपी तो दावा कर रही है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। वो इसलिए दावा कर रही है क्योंकि पिछली बार जो है बसपा और समाजवादी पार्टी का एक जबरदस्त अलायंस था, जिसमें कि आप देखेंगे कि यादव और मुस्लिम तो एक साथ होते ही हैं, और उसके साथ में जो मायावती के साथ में भी जो मुस्लिम वोट बैंक है प्लस दलित वोट बैंक है, तो जो 20% का जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक मायावती के साथ में है, वो दोनों मिल गया। वो मिलने के बाद में बहुत प्रभावी हो जाता है, ईस्टर्न यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में भी वही हुआ था उस समय। इस बार जो है दोनों के अलग होने का मतलब है, क्योंकि कांग्रेस के पास मुश्किल से 4-5% वोट बैंक है, वो बहुत प्रभावी होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को उससे बहुत परेशानी नहीं है। कांग्रेस का तो रायबरेली निकालना भी काफी मुश्किल इस बार नजर आ रहा है। हाँ, आपने देखा होगा कि इसीलिए जो है जो गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, वहाँ जो थोड़ी बहुत जो परेशानी थी, क्योंकि जो दिनेश प्रताप सिंह जो रायबरेली से लड़ रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, वहाँ की अदिति सिंह जो हैं बीजेपी की हैं, और उसके साथ में जो मनोज पांडे जो कि ऊंचाहार से एमएलए हैं, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है राज्यसभा उसमें, और एक तरह से वो बीजेपी में आई गए, उनके भाई को शामिल करवा दिया गया। इन तीनों के बीच में एक तरह से लोग मंच साझा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि आपस में इन लोगों में जो फ्यूड चल रहा था, उसको जो है दूर करने के लिए अमित शाह को जाना पड़ा। इवन आपने देखा होगा कि मनोज पांडे के घर पे अमित शाह गए थे। तो ये सब क्या है, ये है कि हम लोग जो ग्राउंड रियलिटी ये है उसमें कि साहब हम एक सीट पे भी कंसेशन देना नहीं चाहते हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी इस तरह से, इसी तरह से आप देखेंगे कि जौनपुर में कृपा शंकर सिंह को अगर वोट दिया गया तो उसमें धनंजय सिंह जो कि वहाँ क्षत्रिय वोट बैंक प्रभावित करते हैं, उनको जो है साधने के लिए, ताकि वो फिर से रेबल क्या, वो एक तरह से चुनाव लड़वा रहे थे अपनी पत्नी को, तो उनकी पत्नी को जो है बीजेपी में शामिल करवा दिया गया। तो ये सब क्या है, ये सब स्ट्रेटेजी का बीजेपी का है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और बीजेपी यही करना चाह रही है कि एक भी सीट नहीं छोड़नी है। देखिए, बीजेपी ने जिस प्रकार से अमेठी में राहुल गांधी को हराने के लिए प्लान तैयार किया था, उसी प्रकार से अब रायबरेली में भी प्लान तैयार कर रही है। इसलिए सभी उन्होंने जो कांग्रेस के बड़े नेता, जो पुराने नेता जो थे, उनको अपनी ओर किया। अब देखिए रायबरेली में अगर आपको जो बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, वो
कभी ना कभी वो कांग्रेस में थे, वो नेता आपको वही नजर दिनेश आएंगे। प्रताप सिंह भी बिल्कुल कांग्रेस में ही हुआ बहुत करते थे। अच्छे नेता हुआ करते कांग्रेस के, बहुत गांधी परिवार के करीबी भी हुआ करते थे, लेकिन आज वो उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। और पश्चिम बंगाल की हमने बात की, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कितनी टक्कर दे पाती है भारतीय जनता पार्टी को, क्या वहां पर इस बार कितनी सीटें किसके पाले में जाएगी, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा 4 जून का। 4 जून को नतीजे जब आएंगे तब भी हम आपको खबरें बताएंगे। तो लगातार पोल पंच के साथ जुड़े रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।